और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक तेज रफ्तार थार ने सड़क पर चल रहे एक शख्स को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि थार सवार मौके से फरार हो गया। जैसे ही काली रंग की थार सड़क से अंदर की ओर मुड़ी, ठीक सामने से आ रहे शख्स को कुचल गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। गलती थार वाले की ही थी, क्योंकि मोड़ पर अचानक वो अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं रख पाया और सामने से आ रहे शख्स को कुचल दिया। हादसे के बाद थोड़ी देर के लिए वो वहां रुका, लेकिन लोगों को आता देख मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ ही दूरी पर यूपी नंबर की इस थार को बरामद कर लिया, जबकि आरोपी फरार हो गया। इधर घायल शख्स को जब तक अस्पताल ले जाया गया, तब तक वो दम तोड़ चुका। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीच हवा में एक झूला अटक गया तो झूले में बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई। जमीन से 80 फीट ऊपर 18 लोग फंस गए, जिन्हें नीचे उतारना आसान नहीं था। जमीन से करीब 80 फीट ऊपर हवा में 18 जिंदगी अटकी हुई थी। झूले के अटकते ही मेले की मौज मस्ती थम सी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और क्रेन से रेस्क्यू शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड के जवान क्रेन पर सवार होकर जायंट व्हील झूले में फंसे लोगों तक पहुंचे और एक एक कर लोगों को नीचे उतारा गया। झूले में फंसे 4 बच्चों, 5 महिलाओं और 9 पुरुषों को जब तक सही सलामत नीचे नहीं उतारा गया, तब तक लोगों की सांस अटकी रही। गाजियाबाद के मोदीनगर में बंदरों के आतंक से लोगों में दहशत फैली हुई है। बंदर आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। बंदर कब आया और काटने लगा, युवक को इसकी भनक तक नहीं लगी। युवक बुलेट स्टार्ट कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था बंदर उस पर ही हमला करने वाला है। बंदर छत से उतरकर नीचे आया और बाइक स्टार्ट कर रहे युवक को ऐसा काटा कि युवक चिल्ला पड़ा। आस पड़ोस के लोग युवक को जब तक बचाने दौड़े, बंदर भाग गया, लेकिन बंदर ने युवक के पैर पर ऐसा काटा कि युवक को गंभीर चोट आई। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में हत्या से नाराज लोगों ने पुलिस वालों से ही मारपीट की। इस हमले में कई पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। पुलिस से झड़प, हाथापाई, यहां बचाने का काम करने वाली पुलिस खुद खतरे में नजर आई। पुलिस वाले खुद को प्रदर्शनकारियों के चंगुल से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाराज लोग पुलिस वालों को बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दिए। दरअसल लखनऊ के विद्यानगर कॉलोनी कटेरी बाग के रहने वाले अरुण रावत की लाश मिली थी। इसके बाद परिजनों ने अरुण के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई, लिहाजा पुलिस ने दोनों आरोपियों को छोड़ दिया। इसी बात से अरुण के परिजन नाराज थे और उन्होंने गुस्से में पुलिस पर ही हाथ छोड़ दिया। अरुण तो चला गया, अब पुलिस से मारपीट के मामले में इन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होने की तैयारी की जा रही है। बिहार में महागठबंधन की ओर से किसी मुस्लिम चेहरे को आगे नहीं करने पर फिर से बहस छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान वाला दांव खेला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसपे उन्होंने अपने पिता के एक कदम की याद दिलाते हुए अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश की। साथ ही इस पोस्ट के जरिए आरजेडी को भी निशाने पर लिया। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता। नीतीश की पार्टी ने भी चिराग पासवान के बयानों का समर्थन किया। ये बात बिल्कुल मैं कहूंगी कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने सही कहा कि अगर वो बंधुआ वोट बन करके रहेंगे तो कहां से उनको वो भागीदारी मिल पाएगी। इंडिया के नेताओं के बयान पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया।
जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। चुनावी घमासान चरम पर है। दावों वादों के बीच नेताओं में जुबानी जंग भी अलग अंदाज में है। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर अति पिछड़ों से नफरत करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से अति पिछड़ा समाज से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है, तभी से बीजेपी के लोग ट्रोल करने में लगे हैं। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं। इधर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू के कहने पर ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था। जब पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करते हैं तो यही लालू प्रसाद जी थे, जीतन मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए राज्यपाल के यहाँ और राष्ट्रपति के यहाँ 35 विधायक लेके गए थे। बिहार में ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी करीब 36% है और तेजस्वी इसी को टारगेट कर वोट बटोरना चाहते हैं। बिहार के परसा विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने से नाराज लालू यादव के समधी और जेडीयू नेता चंद्रिका राय का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। चंद्रिका राय ने अपने समर्थकों से जेडीयू प्रत्याशी के खिलाफ ही वोट करने की अपील कर डाली। मैं आप लोगों को फ्री करता हूं कि जनता ऐसे नेता को नहीं चुने जो कि भ्रष्ट हो, जो कि साजिश करता हो, जो लोगों पर अत्याचार करता हो और जात के नाम पर जीते। ऐसे मैं पार्टी के साथ हूं, मैं इस कैंडिडेट के साथ नहीं है। हालांकि इस दौरान वो बार बार कहते रहे कि वो अभी भी जेडीयू में ही हैं। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। साथ ही उन्होंने साजिश के तहत टिकट काटने का आरोप लगाया। मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा या हारूंगा, पर ये कभी नहीं सोच सकता था कि नीतीश कुमार के राज में मेरा टिकट कट जाएगा। गद्दारी हुआ है मेरे साथ। चंद्रिका राय ने दावा किया कि नीतीश कुमार को साजिशकर्ताओं ने घेर रखा है और इसका खमियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ सकता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अक्सर अपने विरोधियों पर बरसते हुए देखा जाता है, लेकिन इस बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चेलों से ही डर गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने सेवादारों के चरित्र पर चिंता जताई है। मानव जीवन की तह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उनकी लुटिया कोई और नहीं बल्कि उनके ही चेले ही डुबोने में लगे हैं। सुबह 11 बजे पधारियों। जितने भी गुरुओं की लुटिया डुबाई है, चेलों ने डुबाई। बस पहन ली लुंगी, लगा लौटी तो गुरु जी के चेला है, हमारे चेला हम देखा हमें पे निष्ठा नहीं। तो लंका में सोने अब सवाल उठता है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री अपने ही सेवादारों पर क्यों फायर हो गए। तो इसके पीछे कई वजह हैं। असल में बाबा बागेश्वर के चेलों पर रुपए लेकर बाबा से भेंट कराने के आरोप लगे हैं। भक्तों का कहना वो कई सालों से बागेश्वर धाम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनके चेलों का ही बोलबाला है। हम आज घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, आप लोग हमारे चेलों के चक्कर में न पड़ना। तो केवल बागेश्वर धाम के 2 लोगों की हमारी जिम्मेदारी है, एक मंदिर में बैठे बालाजी, दूसरी खुद की। धीरेन्द्र शास्त्री खुद कन्फेस कर रहे हैं। दूसरों की पर्ची निकालने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की उनके ही सेवादारों ने न जाने कौन सी पर्ची निकाल ली है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद भक्तों से कह रहे हैं कि मेरे चेलों से बचकर रहना। राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा हो गया। सीकर के दादिया इलाके में चलती BMW कार में भीषण आग लग गई। जयपुर से सीकर जा रहे परिवार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पहले कार के इंजन से धुआं उठा और फिर कार में आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में आग ने भयंकर रूप ले लिया। हादसा जयपुर सीकर हाईवे पर हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन उससे पहले ही कार जलकर खाक हो गई। कार में 3 बच्चों समेत 6 लोग सवार थे। आसपास के लोगों की मदद से परिवार वाले फटाफट बाहर निकल गए। कल हमने आपको सस्ते पटाखों वाली कार्बाइड गन के कोहराम की मध्य प्रदेश की खबर दिखाई थी, जहां बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की आंखों में कार्बाइड गन के इस्तेमाल से नुकसान का मामला सामने आया था। कई लोगों की आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा है। और ये कार्बाइड गन के कोहराम की खबर यूपी के कानपुर से भी आ गई है। यहां पर कार्बाइड गन से 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उनमें से कई की आंखों की रोशनी चले जाने की भी जानकारी आ रही है।
ये कार्बाइड गन वाला पटाखा कानपुर वालों के लिए दिवाली पर दर्द की निशानी बन गया है। कार्बाइड गन के इस्तेमाल से पिछले 48 घंटे में कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में 51 मरीज पहुंचे हैं, जिनमें से 9 लोगों की आंखों में बारूद जाने से उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की पुतलियां फट गई हैं और कॉर्निया झुलस गया है। छोटे भाई ने एक गन ली थी 200 रुपए की और उसको 3-4 बार चलाया। उसके बाद में जब आखिरी में चलाया तो वो फट गई और उसकी आंख में लग गई जाके। अब कैसी आंख है, मतलब आंख है? आंख चली गई। डॉक्टर्स इलाज में जुटे हैं, लेकिन रोशनी वापस आना करीब करीब असंभव सा है। कुछ बच्चे की आंखों में तो रोशनी वापस आ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे जिनकी की करीब 9 बच्चे ऐसे हैं जिनकी की आंखों में रोशनी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। लोगों ने सस्ते होने के नाम पर कार्बाइड गन वाला पटाखा तो खरीद लिया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि उससे निकलने वाली हानिकारक गैस और बारूद आंखों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे में सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में कई दुकानें ढहा दी गईं। एक, दो, 3 नहीं, पूरी 22 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। गैर कानूनी तरीके से बनाई गई दुकानों के बोर्ड, शीशे और गेट सब कुछ ध्वस्त कर दिए गए। मेरठ की सेंट्रल मार्केट के कॉम्प्लेक्स में प्रशासन का यह एक्शन कई घंटे तक चलता रहा। यह एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि मेरठ के सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स में अवैध तरीके से कई दुकानें बनाई गई थीं, जबकि जमीन आवासीय क्षेत्र के लिए आवंटित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में दुकानें खाली करने का आदेश दिया था और उसी के बाद यह एक्शन हुआ है। बॉलीवुड और टीवी का जाना माना नाम रहे एक्टर सतीश शाह का आज निधन हो गया। कॉमेडी के बादशाह सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। सतीश शाह 50 साल से फिल्मों में काम कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। जाने भी दो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं हूं ना, कल हो ना हो और ओम शांति ओम जैसी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अहम किरदार निभाया था। टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई से सतीश शाह को घर घर में पहचान मिली और वो जो पहचान थी, वो सफर था, आज खत्म हो गया। अब चलिए बात करते हैं पर्व की। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए के साथ अगले 4 दिनों तक आस्था और स्वच्छता का यह महापर्व चलेगा। छठ महापर्व दुनिया का इकलौता ऐसा महापर्व है जिसमें उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। घरों से लेकर घाट तक, गलियों से लेकर बाजार तक और पटना से लेकर पूरे बिहार तक छठ की छटा देखने को मिल रही है, जिसमें आस्था का बेजोड़ संगम नजर आ रहा है। हंसती मुस्कुराती प्रकृति है और पारंपरिक लोकगीतों में छठी मैया की भक्ति है। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन व्रत रखकर खरना और आखिरी दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाना है। पटना के गंगा घाटों पर आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। माना जाता है कि वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गंगा और यमुना के किनारे पूजा का आशीर्वाद मिलता है। आज बिहार का हर एक घाट छठी मैया के जयकारों से गूंज रहा है। राजधानी दिल्ली में 6 साल बाद छठ के मौके पर रेखा सरकार श्रद्धालुओं को यमुना में डुबकी लगवा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री घाट घाट पर जाकर दावा कर रहे हैं कि यमुना साफ हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हकीकत यह है कि दिल्ली में यमुना इतनी प्रदूषित है कि स्नान करना तो दूर, यमुना में आज भी आचमन नहीं किया जा सकता। ये यमुना का पानी है, देख लिया आपने, ये पानी है कतई मटमैला और काला और बदबूदार। 23 अक्टूबर को आई दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट में यमुना की खतरनाक स्थिति को उजागर किया गया। 10 गुना ज्यादा यहाँ पर इस यमुना के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म यानी मल है, बैक्टीरिया है और उसके अलावा ये अमोनिया का जो स्तर है यहाँ पे वो है 2.73। भले यमुना में झाग तैर रहा हो, लेकिन छठ का व्रत करने वाली कुछ महिलाओं ने यमुना के गंदे पानी में डुबकी भी लगाई, जबकि ज्यादातर महिलाएं सिर्फ पूजा करके ही लौट गईं।
छठ पूजा के पहले दिन यमुना में स्नान करने पहुंची महिलाएं गंदी यमुना को देखकर नाराज दिखीं। हालांकि रेखा सरकार के यमुना साफ करने वाले दावे पर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के आवास पर जाकर प्रदर्शन किया और रेखा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, जबकि दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज से पहले इतनी साफ यमुना कभी नहीं देखी। हम चाहते हैं कि रेखा गुप्ता पानी पी के दिखाएं और पानी नहीं पी सकती तो फिर झूठ बोलना बंद करें। उनको कह दें वो ये बात कि हाँ हमने केमिकल डाल के झाग हटा दिया है। हमारी महिलाएं बहनें घाट पर जाके, यमुना के घाट पर जाकर वो ये कह रही हैं कि इससे पहले से हमने साफ यमुना आज तक हमने देखी नहीं। जो यमुना उनको आज दिखाई दे रही है, इससे साफ यमुना आज से पहले उनको दिखाई नहीं दी। तो ये 7 महीने की हमारी सरकार की मेहनत है। बिहार चुनाव में छठ पूजा के रंग दिखने शुरू हो गए हैं। मोकामा विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने नहाय खाए का प्रसाद ग्रहण किया। बाहुबली अनंत सिंह अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान एक छठी व्रती ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। कार्यकर्ता के घर पर प्रसाद में कद्दू भात खाने के बाद अनंत सिंह ने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। इस बार मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह के सामने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आज एक ऐसी खबर आई जिसने न केवल क्रिकेट को शर्मसार किया, बल्कि प्रदेश की मौजूदा मोहन यादव सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि मामला विदेशी खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी का है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि घटना 23 अक्टूबर को घटी थी, जिसका खुलासा तब हुआ जब वकील नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। दरअसल आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम इंदौर आई हुई थी। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे इंदौर के खजराना रोड पर 2 महिला खिलाड़ी होटल से पैदल एक कैफे जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार आरोपी ने दोनों महिला खिलाड़ियों का पीछा किया और फिर गलत तरीके से छुआ। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोहन सरकार कुछ छिपा रही है, क्योंकि छेड़खानी की घटना 23 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद घटना का खुलासा हुआ। आखिरकार पुलिस ने 45 घंटे तक गिरफ्तारी की बात क्यों छिपाई? वही छेड़खानी के इस मुद्दे पर देश की सियासत भी सुलग रही है। सरकार हमारी जो बेटी है बेशर्मों की सरकार है और लगातार एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला के बोल रहे हैं कि कोई कानून नाम की व्यवस्था बची है। मोहन सरकार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस घटना से न केवल दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, बल्कि संदेश ये भी गया कि ये देश लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस शर्मनाक घटना पर जहां सरकार आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कर रही है, तो वहीं बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस पूरी घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नहीं, शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एक नज़ीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो। देखिए, जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है तो एक्शन ले रही है। और जो भी बीसीसीआई या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर है वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और अब बात करते हैं राजस्थान के झालावाड़ की, जहां से एक ऐसी खबर आई जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां पर एक चौथी पास आरोपी ने सरकारी योजनाओं में ऐसा फ्रॉड किया जिससे पूरा सिस्टम हिल गया। नाम रामावतार सैनी, काम गन्ने का जूस निकालने वाला, लेकिन अब पहचान है फ्रॉड का मास्टरमाइंड। इस घर को देखिए, ये चमचमाती कोठी रामावतार की है। घर में महंगे पक्षियों का डेरा है, सुरक्षा के लिए घर पर महंगे कुत्ते हैं, घर के गेट पर ऐसा दरवाजा है जो बिना फिंगरप्रिंट के खुल नहीं सकता। अब जरा इस महंगी कोठी में रहने वाले रामावतार का कांड जान लीजिए। दरअसल सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड का झालावाड़ पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 52 लाख की नकदी भी बरामद की। फ्रॉड के इस केस में रामावतार मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है, जो कि दलाल के साथ मिलकर लोगों के बैंक खातों के आईडी पासवर्ड हैक कर लेता था और एक रात में एक गबन का पूरा खेल निपटा देता था। एबीपी न्यूज ने जब आरोपी रामावतार की मां से बात की तो वो अपने बेटे को निर्दोष बताकर बचाती दिखी। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है। देखना यह है कि इस मामले में रामावतार के तार कहां तक जुड़े हैं, क्योंकि बिना सिस्टम में घुसे इस तरह का फ्रॉड संभव नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में सरकारी समारोह के दौरान एक अजीबोगरीब घटना घट गई।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में आयोजित रोजगार मेले में 2 महिला अधिकारी एक दूसरे से भिड़ गईं। महिला अफसरों ने चिकोटी काटी और एक दूसरे को कोहनी मारी। दोनों महिला अफसर एक दूसरे को मंच से नीचे जाने को कहने लगी। मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे, लेकिन दोनों महिला अफसरों का झगड़ा चलता रहा। दरअसल ऑरेंज साड़ी पहने शोभना मधाले हैं, जबकि ग्रे साड़ी वाली महिला अफसर का नाम सुचिता जोशी है। विवाद इस बात को लेकर हुआ कि नागपुर डिवीजन की पोस्ट मास्टर जनरल शोभा मधाले का कर्नाटक के धारवाड़ में तबादला हुआ था। नई नियुक्ति होने तक नागपुर का प्रभार नवी मुंबई की पोस्ट मास्टर जनरल सुचिता जोशी को सौंपा गया था, लेकिन शोभा मधाले कोर्ट से स्थगन आदेश के खिलाफ स्टे ले आईं। इसी बीच रोजगार मेले में जब पोस्ट मास्टर जनरल को आमंत्रित किया गया तो दोनों मंच पर पहुंच गईं और एक दूसरे को कोहनी मारकर चिकोटी काटने लगी। तो आपने देख ली 2 महिला अधिकारियों की लड़ाई, और चलिए अब बिहार चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया समेत 3 जगहों पर रैली की, जहां उनके निशाने पर महागठबंधन और लालू शासनकाल का जंगल राज रहा। खगड़िया की रैली में अमित शाह ने लालू यादव के घोटाले की फहरिस्त गिनाई और लोगों को चेताते हुए कहा कि जिनका भ्रष्टाचार का इतना लंबा रिकॉर्ड हो, वो भला बिहार का क्या विकास करेंगे। और लालू जी, आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोट यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार एनडीए की सरकार बनने पर बिहार से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अमित शाह की वजह से तेजस्वी यादव की खगड़िया में होने वाली रैली रद्द हो गई। बताया गया कि जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद तेजस्वी यादव को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। तेजस्वी यादव ने इसे तानाशाही करार दिया। बिहार में जैसे जैसे चुनावी प्रचार जोर पकड़ रहा है, नेताओं के जुबानी हमले तेज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के डुमराव में एक सभा की और लालू परिवार को आड़े हाथों लिया। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने सरकारी नौकरी, रोजगार और स्वास्थ्य समेत कई योजनाओं का ऐलान किया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए सरकारी नौकरी की भी संख्या भी और काफी होगी। साथ ही नीतीश कुमार ने लालू यादव के जंगलराज की याद दिलाई और लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। क्या उन लोगों के समय में होता था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि वो अब एनडीए को छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ऊखीमठ पहुंच गई है। अब भगवान अगले 6 महीने तक अपने भक्तों से यहीं से दर्शन और आशीर्वाद देंगे। जैसे ही बाबा की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंची, श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विक्रय उत्सव डोली मंदिर में स्थापित कर दी। इसी के साथ बाबा केदार की शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ हो गया। अब देश विदेश से पहुंचने वाले भक्त अगले 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन ऊखीमठ में ही कर पाएंगे। दरअसल भैया दूज के दिन केदारनाथ के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए थे। मान्यता है कि जो भक्त पंच केदार के दर्शन नहीं करता, वो यहाँ आकर एक साथ पंच केदारों के दर्शन कर सकता है। इस वक्त बिहार के चुनावी मैदान से बड़ी खबर आ रही है। खगड़िया के परबत्ता में आज तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब ने ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वक्फ कानून को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव परबत्ता से आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर संजीव सिंह के प्रचार में पहुंचे थे और वहीं पर यह ऐलान किया गया है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी।
तो इस कानून को लेकर जो बयानबाजी हुई, अब इस पर बीजेपी की तरफ से हमला किया गया है और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो जमीन पर डाका डालना चाहते हैं। यही आरजेडी का जंगल राज है। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। अमित मालवीय ने आरजेडी को घेरा है और उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि जमीन पर डाका डालना चाहते हैं आरजेडी वाले और यही आरजेडी का जंगल राज है। तो खगड़िया में वक्त पर जो बयान है उस पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप अपने बच्चे को पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने भेज देते हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के अमरोहा में 3 साल का एक बच्चा पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने गया, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। छोटा भाई पड़ोस के नाबालिग बच्चे 3 साल के बच्चे को सुनसान जगह पर ले गए और उसके मुंह पर कालिख पोत दी। बाहर को ले चले आरोपी लड़कों ने बच्चे को बिजली के खंभे पर कभी सीधा तो कभी उल्टा लटकाया। छोड़ दे। बच्चा रोने लगा तो आरोपियों ने उसे नाले का गंदा पानी भी पिलाया। आकर बेटे तू पी भी तो बड़ी बेशरम औलाद है किसकी। इसके बाद आरोपी लड़कों ने बच्चे को मिट्टी के गड्ढे में दबाने की योजना बनाई। ओए काले तो गड्ढा खोद दे, मिट्टी में दब देंगे। खोद यहाँ पे खोद। करीब 1 घंटे तक किए गए मस्ती मजाक से बच्चे की जान पर बनाई। बच्चे के माता पिता की शिकायत पर पुलिस अब जांच कर रही है। और अब बात करते हैं खेल के मैदान की। सिडनी के मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने बल्ले से यही संदेश दिया कि रोक सको तो रोक लो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों बल्लेबाज रंग में लौटे और आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। कोई ना रोको, मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली को अभी खेलने से मत रोको। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में इन दिग्गजों की बैटिंग देखकर हर कोई यही कह रहा है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद शतक लगाया तो विराट कोहली ने लगातार 2 मैच में 0 करने के बाद नाबाद अर्धशतक मार दिया और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन हैं, वहीं विराट कोहली के 14,255 रन हो गए हैं। उधर रोहित ने सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन की तरह ही रोहित के भी 9 शतक हो गए हैं। रिकॉर्ड्स की झड़ी के बीच भारत सिडनी वनडे 9 विकेट से जीत गया। क्या बात है, ये तो बिना देखे ही मार दिया है। और फिलहाल के लिए ये बहस थम गई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा संन्यास के करीब। बिहार की कोचाधामन सीट से निर्दलीय प्रत्याशी इम्तियाज असफी मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए ही उन्होंने जनता से वोट देने की अपील की है। निर्दलीय प्रत्याशी इम्तियाज असफी अपनी बीवी और बच्चों के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां वो फूट फूट कर रोए। मंच पर रोते हुए उन्होंने अपने परिवार की दुहाई दी और लोगों से वोट की अपील की। खत्म हो जाएंगे, इसके बाद कभी भी राजनीति पहुंच नहीं पाऊंगा। इम्तियाज असफी मौजूदा विधायक इजहार असफी के बेटे हैं, लेकिन आरजेडी से टिकट नहीं मिल पाने से वो बेहद दुखी नजर आए। ये मेरा जिंदगी का पहला राजनीतिक करियर है। इम्तियाज असफी तो आप लोगों को क्या जवाब बनाना होगा। अपनी बीवी और बच्चों को ढाल बनाते हुए उन्होंने जनता से एक मौके की गुजारिश की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोग मुझे जिताए, मैं अपने बीवी, मेरा 2 बेटी, मेरा 1 बेटा, इसका सच को साक्षी रखकर कहता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपका काम करूंगा। हालांकि रोने का उनका वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। तो बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव प्रचार में आंसुओं से डूबी एक और तस्वीर आई है। ताजी तस्वीर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी की आई, जिसमें वो फूट फूट कर रोने लगे। कार्यक्रम चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मौका लालगंज से आरजेडी प्रत्याशी और बेटी शिवानी शुक्ला के प्रचार चुनाव का। समर्थकों के बीच मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला जैसे ही पहुंची, बाहुबली पति को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गमगीन हो गया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने ढांढस बंधाया, तब जाकर अन्नू शुक्ला के आंसू थमे। इस दौरान समर्थक अन्नू शुक्ला का जोश बढ़ाते दिखे।
अब देखना यह होगा कि मां की भावुक अपील बेटी के चुनावी भविष्य में कितना असर दिखाएगी। बिहार के भभुआ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी भरत बिंद को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। भरत बिंद चुनाव प्रचार के लिए गांव में पहुंचे थे, लेकिन जनता ने हिसाब मांग लिया। लेकिन वो जैसे ही गांव में दाखिल हुए, लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान एक युवक ने पिछले 5 साल का जवाब मांगते हुए बीजेपी प्रत्याशी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। आप जीतने के बाद हमारे गांव में कितने बार आए हमारे समस्या सुनने के लिए? हालांकि बीजेपी नेता ने दावा किया कि जब जब यहाँ पर जरूरत पड़ी वो मदद के लिए आगे आए। जो समस्याएं आई हैं, जो लोग हमको बुलाया है, कम से कम इस गांव में 10 बार आए। लेकिन ग्रामीणों ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। इस दौरान बीजेपी नेता ने वीडियो बना रहे शख्स को ऐसा करने से रोका, लेकिन लोगों ने साफ कर दिया वीडियो बनेगा। वीडियो बनना है, पहले बात सुनिए। विरोध इतना बड़ा कि नेताजी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। तो बिहार के चुनावी घमासान में पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। जुबानी वार पलटवार लगातार चल रहा है और मामला अब बैनर पोस्टर तक पहुंच गया है। यही वो पोस्टर है जिस पर नया विवाद छिड़ा है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है और इसमें बिहार का नायक लिखा है। अब ये पोस्टर विवाद का नया चैप्टर बन गया है। ये जो नायक लिखा गया है, इसमें भी जो है तेजस्वी यादव की अलग अलग जो है जो तस्वीरें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी को तेजस्वी को नायक कहे जाने से ऐतराज है। बीजेपी इसे जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान बता रही है। 5 पांडव की सेना एनडीए गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है, तो ये लोग जननायक का उपाधि यहाँ से गायब कर दिए कर्पूरी ठाकुर जी का। इस बीच तेजस्वी ने भी बीजेपी को घेरते हुए कहा, अब बीजेपी अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है। चुनाव के बीच शुरू है नायक वर्सेस जननायक की जंग में। देखने वाली बात यह है कि बिहार में सबसे अहम अति पिछड़े समाज का वोट किस पाले में जाता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम ने अंडरगारमेंट्स में सोना छिपा कर लाई एक विदेशी महिला को पकड़ा है। यह महिला म्यांमार से दिल्ली आई थी। दरअसल महिला ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसे कस्टम के अधिकारियों ने रोका और चेकिंग की गई तो उसके पास से अंडरगारमेंट में छिपाए गए सोने के 6 बिस्किट मिले, जिनका वजन किया गया तो कुल वजन 997.5 ग्राम था, यानी 1 किलो से कुछ कम। सोने के बिस्किट के साथ पकड़ी गई महिला म्यांमार की यांगून से दिल्ली आई थी। फिलहाल कस्टम विभाग ने सोना जब्त कर लिया है और महिला से पूछताछ हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मखाना पाक विवाद में घिरी मैथिली ठाकुर घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। इस दौरान एबीपी न्यूज ने उनसे बात की, जिसमें मैथिली ठाकुर ने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। एबीपी न्यूज के कैमरे के साथ मैथिली गांव-गांव गली-गली घूमी। कई जगह मैथिली का सम्मान हुआ। इस दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने मैथिली से उन चुभते सवालों के जवाब मांगे जिन पर बिहार में संग्राम मचा है। कि इसका सबूत कहाँ है कि मैंने पान मखान जो है मैंने पाग को झूठा किया, कोई सबूत है? जिस प्रकार इनका आंचल है, इसमें ये फूल बांधती हैं, उसी प्रकार पाग भी किसी माँ के आंचल से बड़ा है क्या? पाग और माँ का आंचल एक समान, वही धारणा है मेरे लिए। मेरी संस्कृति मेरी माँ है। मैथिली की इस बात पर वहाँ मौजूद जनता ने जमकर तालियां बजाई। मैथिली इस मामले को विपक्ष का प्रोपेगेंडा बता रही हैं। अब जब राजनीति में कूद चुकी हूँ तो मुझे पता है कि 15 मिनट की चीज में से 2 सेकंड निकाल लेंगे और आगे पीछे खुद की कहानी बनाएंगे। मैथिली पाक विवाद को एडिटेड वीडियो बता रही हैं। मैथिली पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब देखना है कि पाक विवाद का असर चुनाव में पड़ता है या फिर ये सिर्फ चुनावी शगुफा ही साबित होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।